आज तारीख है 9 अक्टूबर 2024। मैं आशीष आज आपको बताऊंगा सिलेबस फॉर एमएलटी। एमएलटी का क्या सिलेबस है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, क्या सिलेबस है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या एडवांस चीज़ें हम पढ़ते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। द syllabus for a medical lab technology course typically covers both theoretical and practical aspects for medical diagnostics and laboratory procedures। MLT का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों ही एस्पेक्ट्स को कवर करेगा जो कि MLT के प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ होगी। बिलो इज़ अ जनरल आउटलाइन ऑफ what you can expect in a typical Bachelor of Science in मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो जो हम नीचे जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, फाउंडेशन कोर्स हो गए, उनके फाउंडेशन कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं और कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं, कोर एमएलटी सब्जेक्ट्स जो हैं, एडवांस्ड स्पेशलाइजेशंस जो हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग में जो कि थर्ड ईयर में आप पढ़ते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो सिलेबस है वो नीचे दिया गया है जिसमें लिखा है ईयर 1 फाउंडेशन कोर्सेज। तो जो फाउंडेशन कोर्सेज है सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। आप जिस शरीर के टेस्ट करने वाले हैं आपको उसकी एनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी पता होना ज़रूरी है। तो एनाटमी में आप पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी में उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन, ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब आपको पता है कि जो हमारी आँख है वो आँख कैसे दिखाई देती है, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है, उसके अंदर क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे एनाटमी के अंदर। और फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि वो जो आँख है वो काम कैसे कर रही है, हम उससे देख कैसे पा रहे हैं, हमारा ब्रेन वो जो हम देख रहे हैं उसकी इमेज को कैसे प्रोसेस करके हमारे दिमाग के अंदर एक इन्फॉर्मेशन को बिल्ड कर रहा है। तो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पहला सब्जेक्ट होता है पहले साल में फाउंडेशन कोर्स में। सेकंड इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ टू बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए से ही मिल के आपका शरीर बना हुआ है सारा का सारा। प्रोटीन्स, हम प्रोटीन्स डेली रूटीन में खाते हैं, प्रोटीन्स मसल्स के अंदर प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल हो गया, चावल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये हमारी बॉडी की नीड है कार्बोहाइड्रेट्स। एंड लिपिड्स बोले तो फैट्स, वसा जो चिकनाई है, लिपिड्स। इसी के अंदर एंजाइम्स, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जितनी भी रिएक्शंस विच आर गोइंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन वो एक मेटाबॉलिक पाथ फॉलो करती है, उसमें एंजाइम्स एक अच्छा रोल अदा करते हैं और वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी होती है जो कि हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर हम बेसिक्स ऑफ डिजीज़ मैकेनिज़म्स, अब कैसे बीमारी पैदा हो रही है, कैसे बन रही है, उसके बारे में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। सेल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। इंजरी का मतलब होता है कोई चोट लग जाना, सेल मतलब हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट। तो सेल इंजरी मतलब सेल के अंदर का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो कैसे हुआ है, उसका क्योर क्या है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसको डायग्नोस कैसे कर रहे हैं। इन्फ्लामेशन बोले तो सूजन, कई बार हमारे पैर मुड़ जाता है और वो सूज जाता है तो वो इन्फ्लामेशन हो जाती है। कई बार हम रात को सो के उठते हैं, सुबह तो पैर सूजे हुए मिलते हैं, हाथ सूजे हुए मिलते हैं, तो इन्फ्लामेशन है। तो बॉडी में ऐसा कोई ना कोई बीमारी पैदा हुई है जिससे कि वो सूजन है। टिश्यू रिपेयर कैसे हो रही है, बॉडी टिश्यू रिपेयर कैसे कर रही है, नियोप्लाजिया के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ ब्रांच फर्स्ट ईयर में ही फाउंडेशन कोर्स में रहेगी। फोर्थ इज़ माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हेल्थ एंड डिजीज़। अब माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टेरिलाइजेशन के बारे में भी चीज़ें सीखते हैं कि चीज़ों को साफ़ सुथरा कैसे रखा जाता है, स्टेराइल कैसे रखा जा सकता है। कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ब्लड का, यूरिन का, पस का, स्पूटम का, उसका कल्चर कैसे लगाएंगे। और स्टेनिंग,
माइक्रोस्कोप में देखने से पहले आपको स्टेन करना पड़ेगा उन स्लाइड्स को, ताकि आप उनको अच्छे से देख सकें, क्योंकि अगर आप उनको स्टेन नहीं करते, आप उनको रंग नहीं देंगे, तो आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे स्टेन्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ग्राम स्टेनिंग है, एसिड फास्ट बेसिलाइज स्टेनिंग है, ठीक है, और भी कई सारी स्टेनिंग्स हैं। तो सूडान ब्लैक स्टेन है, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। फिफ्थ इज़ हेमेटोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया था हीम मतलब ब्लड, टोलॉजी स्टडी, ब्लड की स्टडी। तो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब मान लीजिए आपने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी के अंदर आपने नींबू भी कंपोनेंट, जो नींबू का जो रस डाला वो भी कंपोनेंट है, उसके अंदर आप नमक भी डालेंगे वो भी कंपोनेंट है, चीनी भी डालेंगे वो भी कंपोनेंट है, लेकिन वो पूरा क्या है, नींबू पानी। इसी प्रकार हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या क्या काम हो रहा है, कैसे ब्लड मतलब कि सांस लेने में मदद कर रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड किन किन चीज़ों में यूज़ हो रहा है, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, हेमेटोलॉजी में ब्लड इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो सीबीसी के अंदर सारा इंडाइसिस होते थे, लगभग 26 पैरामीटर्स हैं इंडाइसिस में, एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स लाइक सीबीसी एंड कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सब हेमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। 6 इज़ बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन टू लैब इक्विपमेंट्स। अब बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए आपको लैब में क्या क्या इक्विपमेंट्स, हम क्या क्या औजार यूज़ कर रहे हैं, सेफ्टी मीजर्स क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे सेफ्टी रखते हैं वहाँ पर लैब के अंदर काम करते वक्त अपनी, लेबोरेटरी के प्रोटोकॉल्स क्या है, काम करने का तरीका क्या है, सैंपल कलेक्शन कैसे कर रहे हैं। अब सैंपल कलेक्शन करना ज़रूरी नहीं है कि सैंपल कलेक्शन कर लिया और उसके बाद उसको वहीं कहीं भी रख दिया, बाहर रख दिया, धूप में रख दिया, छाँव में रख दिया, मॉइस्ट में रख दिया, खुले में रख दिया। तो उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे ताकि हम उसको लंबे टाइम तक उसको सैंपल को टेस्टिंग के लिए ध्यान से रख पाएँ, उसको प्रिजर्व रख पाएँ, जैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं वैसे ही कंडीशन में उसको रख पाएँ। एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स, और उसको कैसे उस सैंपल को यूज़ करना है, प्रिजर्व करने के बाद कैसे यूज़ करना है ताकि हम उसे टेस्टिंग कर सकें। ये हो गया फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, थर्ड पैथोलॉजी, फोर्थ माइक्रोबायोलॉजी, फिफ्थ हेमेटोलॉजी, 6 बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स। अब आ जाते हैं आप सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में। तो सेकंड ईयर में सब्जेक्ट्स जो मेन कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री आपने देखा पहले फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ ली नॉर्मल, जो जिसमें कि आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के बारे में देख रहे हैं। अब सेकंड ईयर में फर्स्ट है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर आप एनालिसिस करेंगे ब्लड ग्लूकोज का, लिपिड्स का, एंजाइम्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। पहले आप फर्स्ट ईयर में उसके बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या हैं, एंजाइम्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है। अब सेकेंड ईयर में आप जानेंगे कि उनकी टेस्टिंग कैसे करनी है। और इसी में एक पॉइंट है डायग्नोस्टिक मेथड्स फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको डायग्नोस करने के लिए, जिनके टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उनको यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। सेकंड है इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में और सीरोलॉजी में आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंटीजेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस एंड ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। इम्यूनिटी में आप इम्यूनोलॉजी में और सीरोलॉजी में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड इज़ अगेन माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं कुछ, वही सेकंड ईयर में आप एडवांस में पढ़ेंगे, मतलब उनसे आगे चीज़ें पढ़ेंगे। लाइक जैसे कि एडवांस टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी की, कैसे कल्चर लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे पैथोजन का, बैक्टीरिया का, स्टडी ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस कैसे करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, सीरोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं हम टेस्ट करने में। फोर्थ इज़ हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेल, मैंने आपको पहले ही बताया। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू प्रोसेसिंग, स्टेनिंग टेक्निक्स, बायोप्सी। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को बीमारी हुई, किसी को कैंसर का है डाउट, तो उसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। अगर इंटरनल ऑर्गन्स में है तो उस बायोप्सी में क्या होगा, मांस का एक टुकड़ा लेना पड़ेगा जहाँ पर वो हम डायग्नोस कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंसर हो सकता है, ये कैंसरस ग्रोथ है। किसी को गांठ बन गई, उस गांठ को निकालेंगे काट के बाहर, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, तो वो बायोप्सी होती है, उसको बोलते हैं बायोप्सी एग्जामिनेशन। बेसिक साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड कैंसर डायग्नोसिस, जैसे कि पैप स्मीयर बनता है। पैप स्मीयर बेसिकली कैंसरस सेल्स को देखने के लिए बनता है, ठीक है।
क्लिनिकल, फिफ्थ इज क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, एडवांस्ड हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी, कोआगुलेशन स्टडीज़ एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन। हेमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल पढ़ेंगे तो एडवांस हेमेटोलॉजी आ जाएगा, इंक्लूडिंग जैसे ब्लड सेल दिखता कैसा है, वाइट ब्लड सेल दिखता कैसा है, प्लेटलेट दिखता कैसा है, कोआगुलेशन स्टडीज़ कि जो ब्लड सेल हैं वो जो प्लेटलेट्स हैं वो कितनी देर में, जो अगर मान लो चोट लग जाती है तो कोआगुलेटिंग फैक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो जो मैंने बताया था कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर जो इंटरनल पार्ट है वो सॉफ्ट टिश्यू रहता है बेसिकली, उनके अंदर बोन मैरो होती है और बोन मैरो के अंदर क्या बनता है, ब्लड बनता है, नए ब्लड सेल्स बनते रहते हैं लगातार। सेकेंड पॉइंट इसी में है हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी एंड एनीमियाज, हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, हेमेटोलॉजिकल एनीमिया की ब्लड की कमी कैसे होती है, किस किस प्रकार से हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं। 6 इज़ ब्लड बैंकिंग, मैंने आपको कल भी बताया था ब्लड बैंकिंग के बारे में, इम्यूनो हेमेटोलॉजी के बारे में, कि ब्लड बैंकिंग के अंदर हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, जिसको ब्लड देना है कि वो सूट करेगा उसको ब्लड की नहीं, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रोटोकॉल्स और डोनर स्क्रीनिंग करेंगे। जो ब्लड हमको देने के लिए आया है, जो डोनर है उसको बोलेंगे डोनर, डोनेट करने वाला, दान देने वाला, और जिसको देना है, जिसको वो ब्लड चढ़ेगा वो है रेसिपिएंट, लेने वाला। तो उन दोनों की स्क्रीनिंग करेंगे कि ये लेने के लिए काबिल है और वो देने के काबिल है ब्लड सैंपल्स। थर्ड ईयर अब आ जाते हैं, थर्ड ईयर में एडवांस्ड स्पेशलाइजेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है। अब आपने फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में बहुत सारे नॉर्मल बेसिक्स और थोड़े से एडवांस चीज़ें पढ़ी, इसमें आप थर्ड ईयर में मतलब एडवांस से एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। एडवांस जो स्पेशलाइजेशंस हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग्स हैं, देखो पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई लैब की ज़रूरत होगी, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। तो डीएनए और आरएनए एक्सट्रैक्शन, मतलब ब्लड के अंदर से कैसे हम डीएनए निकालेंगे, कैसे आरएनए निकालेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए पीसीआर कैसे यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का कैसे यूज़ करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग एंड फॉरेंसिक साइंस कैसे करेंगे। एडवांस्ड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। अब आपके पास कोई सैंपल आया किसी प्रकार का, ब्लड का, यूरिन का, स्पूटम का, स्टूल का, तो आप उस यूरिन, स्पूटम, स्टूल, यूरिन सैंपल से टेस्टिंग करेंगे, उसका कल्चर लगाएंगे। अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है प्लेट के ऊपर, तो उस प्लेट को फिर आगे सेंसिटिविटी के लिए आप भेजेंगे। सेंसिटिविटी में आप फिर उसके ऊपर एंटीबायोटिक जो डिस्क्स हैं वो लगाएंगे, और उसके बाद आप सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है जो इस ब्लड के अंदर या सैंपल के अंदर मिला है, ये किस दवाई से सही हो सकता है। वो हम एंटीबायोटिक फिर रिपोर्ट में मेंशन करके भेजेंगे कि ये इससे सेंसिटिव है, इससे ये मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर क्या है उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, वही वाली जो हमने रिपोर्ट में लिख के भेजी है। थर्ड इज़ एडवांस पैथोलॉजी। एडवांस पैथोलॉजी में डिटेल्ड स्टडी ऑफ डिजीज़ मैकेनिज्म। अब कैसे डिजीज़ पैदा हो रही है। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ कैंसर्स की हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे, टिश्यू में क्या चेंज आ रहा है कैंसर में, ठीक है। एंड अदर ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज, और भी जो अलग अलग ऑर्गन से बीमारियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर ऑर्गन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। अब अलग अलग क्या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, क्या क्या और जांच करने के तरीके हैं अलग अलग ऑर्गन के, अलग अलग डिजीज़ के, डिसऑर्डर्स के। फोर्थ इज़ मेडिकल एथिक्स एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट। अब मेडिकल एथिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको कैसे मेडिकल लैब के अंदर कैसे आपको रूल रेगुलेशंस मेंटेन करने हैं, क्या आपके एथिकल राइट्स हैं। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, अब किसी का HIV का सैंपल आया और वो पॉजिटिव आ गया, तो आपको उसकी रिपोर्ट ऐसे फालतू डिस्क्लोज नहीं करनी है। उसका एक तरीका है कि सैंपल आया पेशेंट का, उसकी रिपोर्ट हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रहेगी, हम सिर्फ और सिर्फ वो रिपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, ना कि किसी और को। प्रोफेशनल कंडक्ट्स भी रहने होते हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी और को वो खबर पता चलती है तो फिर वो पेशेंट हो सकता है कि कुछ अलग से मतलब डिप्रेस हो जाए या कोई और चीज़ कर ले, तो इसीलिए पेशेंट की कॉन्फिडेंशियली बहुत मैटर करती है। मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी ऑपरेशन। अब लेबोरेटरी के अंदर जितने भी टेस्टिंग्स कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी हम मेडिकल एथिक्स एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है, कैसे क्वालिटी मेंटेन रखनी है ताकि गलत रिपोर्टिंग ना हो, गलत सैंपल ना लें, टाइम से रिपोर्ट जाए। एंड एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स, और जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है कि एक लैब खोलने के बाद, एक लैब खोलने के लिए क्या रूल्स चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, जिससे कि
हम लीगली लैब चला पाएँ। तो वो सब लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड मेडिकल एथिक्स के बारे में सब्जेक्ट में आ जाता है। फिफ्थ इज़ रिसर्च मैथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। अब रिसर्च मैथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। आपके पास कोई, जब आप लास्ट ईयर में होते हैं तो मेडिकल रिसर्च मैथोलॉजी मतलब कि आप यदि मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो क्या मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, क्या बायोस्टैटिक्स, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, क्या आपने डाटा कलेक्ट किया। आपने मान लीजिए 100 लोगों का डाटा ले लिया, 100 लोगों का ये देख लिया कि ये 100 लोगों को शुगर है और 100 लोगों को शुगर है, तो ये शुगर 100 में से किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो वो डाटा आप लेंगे, उनका नेम लेंगे, उनकी एज लेंगे, सारी चीज़ें आप एक डाटा में एक शीट पे लिखेंगे, एक पेपर पे लिखेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर आप क्या मेथड यूज़ करेंगे उसको आगे रिसर्च करने के लिए, ये रिसर्च मेथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक्स इन मेडिकल रिसर्च एंड लेबोरेटरी डाटा एवेल्युएशन, और स्टैटिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ मैथ्स थिंग्स, मैथ जैसा होता है वैसा होता है स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स। क्लिनिकल ट्रेनिंग, इसमें मीन मीडियन मोड बेसिकली निकालते हैं बायोस्टैटिक्स में। 6 इज़ क्लिनिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप। अब जैसे कि इंटर्नशिप करनी है, लोग बोलते हैं इंटर्नशिप करनी है, तो क्या इंटर्नशिप होती है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक लैब्स। ठीक है, जो भी लोग DMLT करते हैं, BSc MLT करते हैं, MSc MLT करते हैं, या मेडिकल लैब साइंस का कोई भी ऐसा कोर्स करते हैं, तो वो क्लिनिकल ट्रेनिंग्स के अंदर जाते हैं और वो एक कंपलसरी पार्ट रहता है ताकि उन्होंने जो थ्योरी में सीखा है वो प्रैक्टिकल में कर सकें। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑल एरियाज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूडिंग पेशेंट सैंपल एनालिसिस। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है, मतलब हाथों से प्रैक्टिस की जाती है, हाथों मतलब अपने ही हाथों के द्वारा कोई चीज़ को सीखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसे बोलेंगे। इंक्लूडिंग पेशेंट सैंपल एनालिसिस, जो पेशेंट का सैंपल है उसकी जांच करना, रिपोर्ट करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, उसका रिपोर्ट बनाना। एंड मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी ऑपरेशंस, और जितने भी लैब के अंदर काम चल रहे हैं उनको मैनेजमेंट करना। ऑप्शनल कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो इलेक्टिव रहते हैं। फॉरेंसिक साइंस आप पढ़ सकते हैं, एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप पढ़ सकते हैं, फ्लेबोटोमी टेक्निक्स आप जान सकते हैं। फ्लेबोटोमी का मतलब होता है जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वेन से, उसको हम फ्लेबोटमी कहते हैं, और फ्लेबोटमी कौन करता है? फ्लेबोटमिस्ट। प्रैक्टिकल सेशंस में जैसे कि ईच सेमेस्टर इंक्लूड्स प्रैक्टिकल लेबोरेटरी सेशंस दैट फोकस ऑन अप्लाइंग थियोरेटिकल नॉलेज टू रियल वर्ल्ड टेस्टिंग्स। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू यूज इक्विपमेंट, परफॉर्म टेस्ट एंड इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स। अब लास्ट में कहीं कहीं पे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं आपको, कहीं कहीं पे थीसिस भी रहती है। बेसिकली बैचलर्स में, मेनली मास्टर्स में रहती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन बैचलर्स में भी आपको दे सकते हैं या डिप्लोमा में भी दे सकते हैं। तो इन द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में नीड टू कंप्लीट अ रिसर्च प्रोजेक्ट और ऑन अ टॉपिक रिलेटेड टू मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। दिस सिलेबस प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स फॉर कैरियर्स in diagnostic labs, research labs, blood banks, hospitals and more equipping them with the necessary skills to become proficient laboratory technologist। जितना भी हमने आपको सिलेबस बताया ये आपको एक अच्छा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनने में हेल्प करेगा। आपको एक ओवरव्यू था जितना भी ये सिलेबस था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, बेसिक से लेके एडवांस तक का। अब जैसे कि हमने सबसे पहले बताया फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बेसिक एनाटॉमी बेसिकली हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिक एनाटॉमी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लें तो बेसिक एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम्स। तो एनाटॉमी क्या है? स्टडी है, पढ़ाई है किस चीज़ की? ह्यूमन के स्ट्रक्चर की, कि इंसान की बनावट कैसी है, उसका शरीर कैसा है और उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हैं। It focuses on understanding how the various parts of the body are organized and how they work together to maintain health। और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे इतने सारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, कैसे लगे हुए हैं, कि हार्ट कहाँ पर है, लंग्स कहाँ पर है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ है, आँखें कहाँ पर हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें मेंटेन कैसे हो रही हैं, कैसे ये अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। Here is the brief overview of a major system in human anatomy। तो फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम बोले तो हड्डियों का ढांचा। तो इसके अंदर हड्डियों के ढांचे के अंदर क्या होगा? स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होगा? बोन्स होंगी। बोन्स बोले तो हड्डियाँ, कार्टिलेज रहेंगी, लिगामेंट्स रहेंगे, जॉइंट्स रहेंगे, जोड़ रहेंगे। उसके अंदर जोड़ है ना हड्डियों के बीच में, तो ऐसे ही जोड़ रहेंगे। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, फैसिलिटेट्स मूवमेंट विद मसल्स
एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। अब हड्डियों के अंदर ही मैंने आपको बताया था बोन मैरो होता है, तो बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स को बनाते हैं। फंक्शन इसमें एक में लिखा है प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो हड्डियों का ढांचा है, अब जो हमारी छाती है, छाती के अंदर जो पसलियाँ हैं, रिब्स जो होती हैं, वो उनके पीछे दिल है, उसके पीछे फेफड़े हैं, ठीक है, उसके पीछे लिवर है, बहुत मेजर ऑर्गन्स हैं। तो जो हड्डियों का ढांचा है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जो मेन पार्ट्स हैं ऑर्गन्स को, उनको सेफ करके रखते हैं, बचा के रखते हैं किसी भी इंजरी से। और इसी हड्डियों के ढांचे के ऊपर होती है मसल्स, जो कि है मस्कुलर सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर सिस्टम सेकंड क्या है? स्ट्रक्चर्स इंक्लूड स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल का मतलब है जो दिल के अंदर मसल्स रहेंगी। स्मूथ मसल्स भी हमारी हड्डियों पे होती हैं और स्केलेटल मसल भी हड्डी के ऊपर होती हैं। तो फंक्शंस जो हैं इसका, एनेबल मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब जो हमारी जो मूवमेंट हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हमारी मसल्स की वजह से हो रही है। जब हमारी मसल्स में टेंशन पैदा होती है, जब जिसमें खिंचाव पैदा होता है, तो हड्डियाँ चलती हैं, ठीक है, उनको मूव कर पाते हैं अपने शरीर को। मेंटेन पोस्चर जो हम खड़े होते हैं उसको मेंटेन रख सकते हैं, बैठते हैं उसको मेंटेन रख सकते हैं। प्रोड्यूसेस हीट, जो ये मसल्स हैं, जब ठंड लगती है हमको तो आप देखना कभी कभी रोंगे खड़े हो जाते हैं, तो वो बॉडी उस टाइम पे हीट से लड़ रही होती है, उससे बेसिकली जो विंटर से लड़ रही होती है। और जब हीट हमारी बॉडी होती है तो स्वेटिंग भी करती है, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं ये हीट भी प्रोवाइड करती है, हमको गर्मी प्रोवाइड करती है। स्केलेटल मसल्स आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है। ये जो स्केलेटल मसल है वो वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो इनवॉलंटरी होती है, जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। वाइल स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स आर फंक्शनल इनवॉलंटरी। आप कभी अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हो? आप अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। आप सो, जागो, खाओ, पियो, बेहोश रहो, दौड़ो, भागो, रो, आपका दिल काम करता रहेगा, उसकी मसल्स